टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ती। जहां मोदी सरकार को घेरने का कोई मुद्दा नहीं मिलता, वहां भी ममता बनर्जी मुद्दा ढूंढ ही लेती हैं। एक बार फिर ममता ने मोदी सरकार पर झूठे आरोपों की बौछार शुरू कर दी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्हें पीएम के साथ हो रही बैठकों में बोलने नहीं दिया जा रहा। ममता कहती हैं कि मोदी सरकार बंगाल को वैक्सीन नहीं दे रही है और इससे वैक्सीनेशन पर असर पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार का दावा है कि किसी भी राज्य से भेदभाव नहीं हो रहा है और सभी राज्यों को बराबर मात्रा में वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। अब ममता बनर्जी भले ही झूठा दावा कर रही हो, पर आंकड़ों ने ममता की पोल खोल दी है। आंकड़ों के मुताबिक जिस रफ्तार से बाकी राज्यों में वैक्सीनेशन शुरू है, उसी रफ्तार से बंगाल में भी वैक्सीनेशन शुरू है। यूपी से तुलना की जाए तो बंगाल में इसके मुकाबले ज्यादा लोगों को कोरोना टीका लग रहा है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 9.12 करोड़ के आसपास है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में अब तक कुल 1,32,68,386 डोज वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसमें 94,42,692 लोगों को पहली और 38,25,694 लोगों को दूसरी डोज तक का टीकाकरण हो चुका है। जबकि 24 करोड़ जनसंख्या वाले यूपी में 1,64,99,073 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। इसमें 1,31,39,411 लोगों को पहली डोज और 33,59,662 लोगों को सेकेंड डोज तक की वैक्सीन दी जा चुकी है। वाले महाराष्ट्र में कुल 2,09,69,124 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। पहले डोज वाले लोगों की संख्या 1,65,63,621 है, जबकि 44,05,503 लोगों को दूसरी डोज लगी है। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बंगाल में इन दोनों राज्यों के मुकाबले तेज रफ्तार से वैक्सीनेशन जारी है। साथ ही इससे मालूम होता है कि ममता बनर्जी झूठे आरोप लगाकर न सिर्फ मोदी सरकार को बदनाम करने का काम कर रही हैं, बल्कि जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम भी कर रही हैं। लेकिन ये सब करके ममता बनर्जी अपनी ही छवि को धूमिल कर रही हैं, जो उनके बंगाल में उनके लिए रोड़ा डालेगा। कोरोना टूल किट मामले में अब कांग्रेस और सोशल साइट ट्विटर दोनों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अभी तक मामला बीजेपी और कांग्रेस के बीच था, लेकिन कुछ दिन पहले ट्विटर ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट को गुमराह करने वाला बताकर केंद्र सरकार से दुश्मनी मोल ले ली है। लिहाजा ट्विटर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। बीते दिनों दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने ट्विटर के गुरुग्राम स्थित कार्यालय पर छापेमारी की। ट्विटर के ऑफिस पर छापेमारी होते ही कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी अब टूल किट विवाद में कूद गए हैं। राहुल गांधी ने हैशटैग टूलकिट के साथ ट्वीट किया कि सत्य डरता नहीं। दरअसल कांग्रेस ट्विटर के बचाव में इसलिए कूद गई है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने टूलकिट मामले में कांग्रेस के 2 नेताओं को लपेट लिया है। दिल्ली पुलिस ने 2 नेताओं को नोटिस जारी कर जांच में शामिल होने को कहा है। उधर टूलकिट मामले में फंसने के बाद कांग्रेस ट्विटर से बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग कर रही है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्विटर से 11 केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट का हवाला देते हुए ट्विटर से आग्रह किया कि इन नेताओं को लेकर भी उसी तरह की कार्रवाई की जाए जो मैनिपुलेटेड मीडिया और फर्जीवाड़े के दूसरे मामलों में की जाती है। हालांकि अभी तक बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के इस कदम का जवाब नहीं आया है, लेकिन टूलकिट मामले को लेकर कांग्रेस बुरी तरह घिर गई है। गौरतलब है कि ट्विटर ने कथित टूलकिट से संबंधित पात्रा के ट्वीट को छेड़छाड़ किया हुआ बताया था। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने एक टूलकिट बनाकर कोरोना वायरस के नए स्वरूप को भारतीय स्वरूप या मोदी स्वरूप बताया और देश की छवि खराब करने की कोशिश की है। हालांकि कांग्रेस ने आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया था कि बीजेपी उसे बदनाम करने के लिए फर्जी टूलकिट का सहारा ले रही है। लेकिन कांग्रेस नेताओं और ट्विटर से अब दिल्ली पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि टूलकिट वाला षड्यंत्र किसने रचा था। पंजाब में कांग्रेस की लड़ाई बढ़ती ही जा रही है। इस बार निशाने पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। पिछली बार बगावत की धमकी देकर कैप्टन ने सीएम की कुर्सी हथिया ली थी, लेकिन इस बार पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेता कैप्टन को ही साइडलाइन करना चाहते हैं। कैप्टन को साइड करने के पीछे कई वजह है। इस समय पंजाब के लिए सबसे बड़ा मुद्दा श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का है। पिछले चुनाव में अमरिंदर सिंह ने वोटरों से वादा किया था कि उनकी सरकार आने पर बेअदबी मामले के आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब फिर से विधानसभा चुनाव आ गया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रताप सिंह बाजवा ने अमरिंदर सिंह को बेअदबी मामले में कार्रवाई करने के लिए 45 दिन का अल्टीमेटम दिया है। बाजवा ने इसे कैप्टन के खिलाफ हथियार बना लिया है। बाजवा ने साफ कहा है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो 45 दिनों में अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रताप सिंह बाजवा भी आजाद होंगे और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी, यानी दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे।
इसी मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस में कैप्टन विरोधी सारे नेता भी गोलबंद होते दिख रहे हैं, जिनमें नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल हैं। बाजवा और सिद्धू जैसे नेताओं की नाराजगी कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि बीजेपी पंजाब में ऐसे ही किसी चेहरे की तलाश में है। अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी को पंजाब में प्रभावशाली क्षेत्रीय नेताओं की तलाश है। बीजेपी के पास जिन राज्यों में खुद का प्रभावशाली नेतृत्व नहीं है, वहां वो दूसरे दलों के प्रभावी नेताओं को अपने पाले में करने की रणनीति पर काम कर रही है। असम में कांग्रेस के ही हेमंत बिस्वा शर्मा के जरिए ही उसने पूर्वोत्तर राज्यों में एंट्री की। बंगाल के चुनाव में भी टीएमसी के कई प्रभावशाली नेताओं को अपने साथ लिया था और अब उनकी नजर पंजाब पर है। अगर कांग्रेस के लिए दिग्गज नेता चुनाव से पहले ऐसे ही पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिए तो पंजाब में इस बार कांग्रेस का जाना तय हो जाएगा। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में पंजाब की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में शुरू हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हिंसा के बाद विस्थापित लोगों के लिए मानवीय राहत की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को याचिका में पक्षकार बनाए जाने की अनुमति दी, जिसकी सुनवाई अगले 7 जून को होगी। इससे पहले हिंसा का शिकार कुछ लोग और सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से दायर अर्जी में कहा गया था कि टीएमसी की जीत के बाद बंगाल से करीब 1 लाख लोगों को पलायन करना पड़ा। उनकी संपत्ति को नुकसान और महिलाओं के साथ यौन हिंसा हो रही है। वहीं पश्चिम बंगाल हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार और हरन अधिकारी के परिवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उधर बंगाल में हिंसा और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर हाईकोर्ट और राज्यपाल ने भी नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट भी हिंसा के मामले में सुनवाई कर रहा है, जबकि राज्यपाल जगदीप धनखड़ बंगाल हिंसा पर ममता बनर्जी को नसीहत दे चुके हैं। राज्यपाल लगातार हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसको लेकर भी ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच अनबन है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर राज्यपाल को हटाने की मांग की है। इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से बंगाल सरकार सवालों के घेरे में है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसान नेताओं को न किसानों की चिंता है और न ही उनके परिवार वालों की। अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसान संगठन मासूम किसानों को महामारी के दौरान भी आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। विपक्ष भी इन किसानों के सहारे मोदी सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। किसानों ने ऐलान किया था कि महामारी के बीच वो 26 मई को राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। किसान संगठनों को 13 विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिला था, लेकिन राष्ट्रव्यापी आंदोलन का विरोध शुरू होने पर अब किसान संगठनों ने यू टर्न ले लिया है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आंदोलन का विरोध शुरू हो गया था। इसके बाद 26 मई को होने वाले आंदोलन को किसानों ने टाल दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि देश में किसी भी तरह का आंदोलन या फिर सार्वजनिक सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि कोई भी किसान दिल्ली की ओर मार्च नहीं करेगा। माना जा रहा है कि अब किसानों को भी समझ आ रहा है कि केंद्र सरकार झुकने वाली नहीं है और विपक्षी पार्टियां सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसानों का इस्तेमाल कर रही हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना के कारण आंदोलन कर रहे लोगों ने अब आंदोलन से दूरी बना ली है, क्योंकि धरना स्थल पर भी कई किसानों की जान चली गई है। कुछ आंदोलनकारियों का ये भी कहना था कि किसान जिंदा रहेंगे तब वो आंदोलन करेंगे। हालांकि देर से ही सही, लेकिन अपनी फजीहत करवाकर राकेश टिकैत ने पलटी मार ली है। दूसरी ओर आंदोलन को समर्थन देकर विपक्ष ने भी अपनी किरकिरी करवा ली है, क्योंकि एक तरफ कोरोना पर विपक्षी नेता लगातार मोदी पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी ओर आंदोलन को समर्थन देकर भीड़ को बढ़ावा दे रहे थे। हालांकि किसान संगठनों ने पीछे हटकर विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इससे पहले राकेश टिकैत ने कहा था किसान संगठन केंद्र सरकार से बातचीत के लिए तैयार है। राकेश टिकैत ने कहा था कि सरकार जब भी चाहेगी संयुक्त किसान मोर्चा बातचीत के लिए तैयार है। आपको बता दें कि देश भर में 40 किसान संगठन गाजीपुर, टिकरी और सिंघू समेत दिल्ली के कई बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हालांकि केंद्र सरकार आंदोलन खत्म कराने की तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन अभी तक आंदोलनकारियों पर कार्रवाई शुरू नहीं हुई। सरकार चाहती है कि किसान आंदोलन अपने आप खत्म कर लें, लेकिन अभी तक किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच टूलकिट विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस कोरोना को लेकर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता शशि थरूर की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने
कांग्रेस सांसद शशि थरूर पर कोरोना मामले में भारत को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि इस मामले में निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने शशि थरूर की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। निशिकांत दुबे का कहना है कि सांसद रहते हुए शशि थरूर ने कोरोना काल में भारत का अपमान करने का काम किया है। ये पहली बार नहीं है जब दुबे ने शशि थरूर पर हमला बोला है। इससे पहले भी उन्होंने चिट्ठी लिखकर शशि थरूर को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की थी। कमलनाथ समेत शशि थरूर ने भी कोरोना को इंडियन वेरिएंट बताया था, जिसे WHO भी नकार चुका है और कह चुका है कि कोरोना को किसी भी देश के नाम से नहीं जोड़ा जाएगा। आपको बताते चले कि सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति का अध्यक्ष होने की वजह से थरूर इस पद का इस्तेमाल कांग्रेस का एजेंडा चलाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि टूल किट मामले में जहां उन्हें भारत का समर्थन करना चाहिए तो वहीं उल्टा उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर इसे लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि शशि थरूर ऐसा करके अपने शीर्ष नेताओं की हुक्मबजाही कर रहे हैं। हालांकि टूल किट मामले में कांग्रेस के दूसरे नेताओं की भी मुसीबत बढ़ गई है। बता दें कि पुलिस ने कांग्रेस के 2 नेताओं को नोटिस दिया है। पुलिस को शक है कि ये नेता टूल किट कांड में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।